नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं अनिल मोहन द्वारा लिखा गया देवराज चौहान सीरीज का एक और रोमांचक उपन्यास भूखा शेर पार्ट 4। हाँ, कहकर देवराज चौहान उन चारों की तरफ पलटा। चारों की निगाहें देवराज चौहान पर थी। निशाना कैसा है तुम चारों का? तुमसे तो अच्छा ही है। हरि सिंह यादव की आंखें सिकुड़ गई। तूने मेरा निशाना देखा है हरि सिंह यादव? देवराज चौहान की आवाज में सख्ती आ गई। जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि मैं अपने निशाने के बारे में जानता हूँ। एकाएक देवराज चौहान के होठों पर मुस्कुराहट बिखरी। और तुम लोगों का निशाना बहुत अच्छा है, आजमा सकते हो, भीम सिंह ने कहा। तुम चारों में से जान हथेली पर लेकर कौन चलता है? देवराज चौहान पुनः बोला। हमारा तो धंधा ही मौत से खेलना है। हम जान हथेली पर नहीं, रस्सी से बांधकर पेड़ पर लटका देते हैं और कहते हैं हाथ लगाना तो दूर, तेरी नजर तो उठाकर देखो। सुजान सिंह दारूवाला बोला। इतना दम है? कहो तो दिखा दूं। जब मौका मिले तो दिखाना, तब देखूंगा, देवराज चौहान ने कहा। तभी राजकुमार चंद्रा ने अपने सिर पर मौजूद छोटे बालों पर हाथ फेरा। एक बात हमें भी जाननी है, राजकुमार चंद्रा ने कहा। क्या? तुम हमें संभालने के काबिल हो? देवराज चौहान के होठ सिकुड़ गए। यह बात तो मैं अभी साबित कर सकता हूँ। राजकुमार चंद्रा ने देवराज चौहान को घूरते हुए एक कदम आगे बढ़ाया। साबित करो। देवराज चौहान के चेहरे पर कठोरता उभरी। सोच लो राजकुमार चंद्रा। राजकुमार चंद्रा सोचने के बाद ही कुछ कहता है। राजकुमार चंद्रा का लहजा खतरनाक हो उठा। देवराज चौहान खतरनाक अंदाज में राजकुमार चंद्रा की तरफ बढ़ा। ठहरो ठक्कर बाबा। देवराज चौहान के कदम रुके। सबकी निगाहें हरि सिंह यादव की तरफ उठ गई। हरि सिंह यादव आगे बढ़कर राजकुमार चंद्रा के करीब आया। इतनी जल्दी क्या है साबित करने की? मैं? राजकुमार चंद्रा कुछ कहने लगा कि हरि सिंह यादव ने उसे टोका। हर बात वक्त पर ही अच्छी लगती है। हरि सिंह यादव ने दांत भींचते चले गए थे। 2 क्षण वहां खामोशी के पश्चात राजकुमार चंद्रा ने देवराज चौहान को देखा। जब वक्त आएगा साबित कर देना ठक्कर बाबा। देवराज चौहान के चेहरे पर छाई तनाव की रेखाएं कुछ कम हुई। जरूरत पड़ी तो मैं वक्त से पहले ही साबित करके दिखा दूंगा, देवराज चौहान ने अजीब अंदाज में उसकी आंखों में झांकते हुए कहा। राजकुमार चंद्रा ने कोई जवाब नहीं दिया। देवराज चौहान पलटकर पठानिया के करीब पहुंचा और उसे एक तरफ ले गया। इन चारों को तुमने देखा पठानिया? देवराज चौहान ने पठानिया के कंधे पर हाथ रखा। हाँ, काम के लिए कैसे हैं? चारों ही बढ़िया हैं। इसमें कोई शक नहीं कि तुम्हारा चुनाव वास्तव में अच्छा है। ठीक है, देवराज चौहान ने पठानिया के कंधे से हाथ हटाया। मैं इन्हें सेट कर दूं? देवराज चौहान आगे बढ़ते हुए उन चारों के करीब से गुजरा। आओ मेरे साथ। वह चारों देवराज चौहान के साथ जुआ घर और आर्म्स प्रूफ कमरे को मिलाने वाली छोटी सी गैलरी तक आए। देवराज चौहान ने पलटकर चारों को देखा। राजकुमार चंद्रा और भीम सिंह जी दोनों ने चौहान को देखा। तुम दोनों इस गैलरी की इस जगह पर मौजूद रहोगे। दोनों ने सहमति में सिर हिलाया। आओ। देवराज चौहान उन चारों को लिए गैलरी में प्रवेश कर गया। फिर वह उस जगह पर जाकर ठिठका। गैलरी के बीचों बीच जहां छत से स्टील की मोटी चादरें आकर किसी बाहरी आदमी का रास्ता रोकती ही नहीं, बल्कि उन दोनों चादरों के बीच उसे फंसा भी देती थी। देवराज चौहान ने गैलरी की छत पर निगाह डाली। वह चारों असमंजस भरी निगाहों से देवराज चौहान को देख रहे थे। तभी पठानिया ने गैलरी में कदम रखा। देवराज चौहान ने उसे देखा। पठानिया करीब आया। पठानिया, वह जगह कहाँ है जहाँ स्टील की वह मोटी चादरें आकर रास्ता रोकती हैं? पठानिया आगे आया और छत को देखने के बाद फर्श को देखा। यहाँ पर, यहाँ एक और दूसरी यहाँ, बीच में 6 फीट की जगह। पठानिया ने आगे बढ़कर ठीक ठाक निशानदेही की। देवराज चौहान ने सुजान सिंह दारूवाला और हरि सिंह यादव को देखा। दोनों सतर्क हो गए। देखा तुम दोनों ने? पठानिया ने दोनों तरफ की कौन कौन सी निशानदेही की? देखा। तुम दोनों उन दोनों निशानदेहियों के बीच दीवार के साथ दाएं बाएं खड़े हो जाओ। सुजान सिंह दारूवाला और हरि सिंह यादव भी खड़े हो गए। देवराज चौहान ने पठानिया को देखा। अब जरा भीतर जाकर चादर गिरा। पठानिया जेब से चाबियां निकालते हुए आर्म्स प्रूफ कमरे के बंद दरवाजे की तरफ बढ़ा। देवराज चौहान सुजान सिंह और हरि सिंह यादव के सामने उनके बीच आ खड़ा हुआ। हिलना मत, ऐसे ही खड़े रहना। हरि सिंह और दारूवाला ने सिर हिलाया। और तुम दोनों 3-3 कदम पीछे हट जाओ। भीम सिंह और राजकुमार पीछे हट गए। शुरू करूं? भीतर से पठानिया की आवाज आई, जो कि मध्यम थी। हाँ, देवराज चौहान ने ऊंचे स्वर में कहा। और फिर अगले ही पल
बेआवाज छत की तरफ से स्टील की मोटी चादरें उनके दाएं बाएं आ खड़ी हुई। एकाएक उन्हें लगा जैसे वह डिब्बे में बंद हो गए हों। देवराज चौहान घूमा और हरि सिंह यादव और सुजान सिंह पर निगाह डाली। देखा तुम दोनों ने? हाँ, हरि सिंह ने कहा, परंतु मामला समझ में नहीं आया। वह भी समझ में आ जाएगा। जो दिखा रहा हूं पहले वह देखते जाओ। लेकिन यह सब है क्या? सुजान सिंह ने स्टील की चादरों को छूते हुए कहा। बोला तो मालूम हो जाएगा, पहले सब देख लो। तुम दोनों को ठीक उसी जगह खड़े होकर पहरेदारी करनी है। ना इस तरफ होना है ना ही उस तरफ। अपनी जगह से हिलने के कारण तुम लोग कभी भी इन स्टील की मोटी चादरों के नीचे पिस सकते हो। वह तो नजर आ ही रही है, हरि सिंह यादव ने कहा। आर्म्स प्रूफ रूम देखा है जहां पठानिया गया था? हाँ, आज से जुआ घर की रकम वहां रखी जाएगी। जुआ टोकनों से खेला जाएगा, जो कि खेलने वाला नोट देकर उतने ही रुपए के टोकन इस कमरे की खिड़की से प्राप्त करेगा और बाद में जिसे भी टोकनों को कैश कराना होगा वह यहाँ आकर उन्हें पुनः कैश करा लेगा। और इस दरमियान तुम दोनों गैलरी के इसी हिस्से में इसी जगह पर खड़े रहोगे और आने जाने वाले व्यक्ति पर निगाह रखोगे। जो भी उस कमरे तक जाएगा तुम दोनों के बीच में से गुजर कर जाएगा। अगर किसी पर तुम लोगों को शक होता है कि उसकी नीयत ठीक नहीं है, वह गड़बड़ वाला व्यक्ति है, तो तुम लोग बेहिचक उसे पकड़कर हॉल में मौजूद जुआ घर के मैनेजमेंट के हवाले कर सकते हो। देवराज चौहान ने कहा। गड़बड़ का मतलब कमरे में मौजूद नोटों को लूटने से है? सुजान सिंह ने पूछा। हाँ, हम पांचों को उसी कमरे की सुरक्षा करनी है, हर हाल में करनी है। अगर कोई उसे लूटने की चेष्टा करता है तो हमें उसकी इस कोशिश को हर हाल में असफल बनाना है। वैसे आर्म्स प्रूफ कमरे के भीतर की दौलत को लूटा नहीं जा सकता, क्योंकि कमरे के भीतर काफी पुख्ता इंतजाम है। फिर भी हमें अपनी ड्यूटी हर हाल में पूरी करनी है, देवराज चौहान ने कहा। वह तो ठीक है, परंतु यह दाएं बाएं पड़ी चादर का क्या मतलब है? भीतर वालों को अगर पहले ही यह मालूम होता है कि आने वाले व्यक्ति का इरादा कमरे में मौजूद दौलत लूटने का है, तो वह इन स्टील की चादरों को गिराकर उसके आगे बढ़ने का रास्ता बंद कर सकते हैं और दूसरी तरफ की चादर भी गिराकर उसे भीतर से ही भी बंद कर सकते हैं। ओह, यह तो काफी अच्छा इंतजाम है। हाँ, देवराज चौहान ने सिर हिलाया। अगर कभी ऐसा मौका आता है तो इन चादरों के बीच फंसने वाले व्यक्ति का तुम लोगों ने क्या करना है तुम लोग अच्छी तरह जानते हो। दोनों ने सिर हिलाया। तुम लोगों को बिना किसी से डरे अपनी ड्यूटी पूरी करनी है। तुम दोनों की जवाबदेही सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ और मुझे ड्यूटी हर हाल में पूरी चाहिए। हमारी ड्यूटी में कोई कमी नहीं होगी। मुझे विश्वास है कि तुम लोग अपनी जिम्मेदारी समझोगे, देवराज चौहान ने कहा। ठक्कर बाबा, हरि सिंह बोला, मेरा तो दम सा घुटने लगा है। मुझे भी ऐसा ही महसूस हो रहा है। सुजान सिंह ने अपने गले पर हाथ रखा। इससे पहले कि देवराज चौहान कुछ कहता, स्टील की दोनों दीवारें हल्की सी आवाज के साथ ऊपर उठती चली गई। उन दोनों की सांसों से खुली हवा टकराई। कुछ और पूछना है तुम दोनों को? देवराज चौहान ने पूछा। हमारे पास हथियार क्या होंगे? रिवॉल्वरें काफी हैं। तभी पठानिया मुस्कुराता हुआ कमरे से बाहर निकला। मैंने भीतर का सारा सिस्टम चालू कर दिया था। तुम लोगों की आवाजें ही नहीं, टीवी पर तुम तीनों को देख भी रहा था। जब दम घुटने की बात आई तो मैंने चादर उठा दी। देवराज चौहान ने पठानिया को देखा, कहा कुछ भी नहीं। दरवाजा बंद कर दूं? पठानिया ने पूछा। हाँ, कहने के साथ ही देवराज चौहान आगे बढ़ा और भीम सिंह राजकुमार को गैलरी से निकालकर हॉल में एक तरफ ले गया और उन्हें उनका काम समझाने लगा। 3 मिनट के बाद उनसे फुर्सत पाकर पलटा तो चंद कदमों पर पठानिया को खड़े पाया। काम कब शुरू करना है? भीम सिंह ने पूछा। समझो शुरू हो गया। ड्यूटी के दौरान तुम लोगों के पास रिवॉल्वर होनी चाहिए। नहीं है तो पठानिया से ले लो और अपनी ड्यूटी संभाल लो, देवराज चौहान ने कहा। दोनों उसके पास से हट गए। कुछ दूर खड़े सुजान सिंह और हरि सिंह को देखकर देवराज चौहान बोला, अपनी ड्यूटी संभाल लो। वह दोनों भी अपनी जगह से हट गए। देवराज चौहान मुस्कुराया और पठानिया के करीब जा पहुंचा। वक्त क्या हुआ है पठानिया? 4 बजे हैं। अब काम अधूरा तो नहीं? पठानिया ने इनकार में सिर हिलाया और फिर कह उठा, तुम अपनी बात के पक्के निकले, परंतु एक दो बातें मेरी समझ में नहीं आ रही। वह भी बोलो। आर्म्स प्रूफ कमरे के भीतर कोई नहीं रहेगा? पठानिया ने पूछा। रहेगा, मैं रहूंगा। कमरे के भीतर भी बाहर भी, कभी अंदर कभी बाहर, देवराज चौहान ने कहा। जरूरत के मुताबिक राउंड लेता रहूंगा। ठीक है, पठानिया ने सिगरेट सुलगाकर कश लिया। परंतु मात्र 4 गार्ड कम नहीं है? नहीं, मेरे ख्याल में कम है। देवराज चौहान ने कंधे उचकाए और मुस्कुराकर बोला, कम है?
हाँ, ठीक है, और जितने भी गार्ड तुम चाहते हो उन्हें फिट करके मुझे दिखाओ। क्या मतलब? मतलब कि कम है तो ज़्यादा कर लो, लेकिन ज़्यादा को कहाँ पर रखोगे? मैं भी तो देखूं। पठानिया के होठ सिकुड़ गए। उसकी निगाहें गैलरी की तरफ घूमी। देवराज चौहान ने सिगरेट सुलगा ली। पठानिया को कुछ न कहते देखकर देवराज चौहान बोला, पठानिया, मैं बताता हूँ, तुम ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हो। तुम गैलरी के बाहर भीम सिंह और राजकुमार के पास 2 आदमी और खड़े कर दोगे, जिसका कि कोई फायदा नहीं। जो काम भीम सिंह और राजकुमार करेंगे वही वह 2 करेंगे। बेकार की भीड़ का कोई फायदा नहीं। उसके बाद तुम ज़्यादा से ज़्यादा 2 आदमी गैलरी के भीतर कहीं खड़े कर दोगे। उनका भी कोई फायदा नहीं, क्योंकि गैलरी के भीतर हरि सिंह और सुजान सिंह जो काम कर सकते हैं वह गैलरी में घूमते अन्य आदमी नहीं कर सकते, बल्कि काम बिगाड़ ही सकते हैं। या फिर तुम आर्म्स प्रूफ कमरे के भीतर 2-4 गार्डों को गन देकर बिठा दोगे, लेकिन वह सरासर खतरे वाली बात होगी, क्योंकि गार्डों को आर्म्स प्रूफ कमरे से दूर ही रखा जाए तो बेहतर होगा। नीयत बदलते देर नहीं लगती। कोई बाहरी व्यक्ति उन गार्डों में से एक आध को अपने साथ मिला सकता है, और ऐसा होने पर बाहरी व्यक्ति के साथ मिला गार्ड एकाएक उस कमरे में मौजूद सबको खत्म करके उस बाहरी व्यक्ति की भरपूर सहायता कर सकता है। आर्म्स प्रूफ कमरे को सुरक्षा हम तब भी दे सकते हैं जब बाहरी व्यक्ति भीतर न हो, जैसे कि गार्ड। अगर बाहर का भीतर आकर पहरा देने लगा तो बाहर से ही जाए, भीतर से नहीं। भीतर से तो वह अपने आप में किले की तरह मजबूत है। फिर भी तुम कोई मशवरा दोगे तो उस पर मैं अवश्य गौर करूंगा पठानिया। एकाएक पठानिया मुस्कुराया। नहीं, तुम जो कह रहे हो वह ठीक ही है। मुझे तुम्हारे मामले में दखल देने की जरूरत नहीं है। देवराज चौहान ने हौले से सिर हिलाया। मुझे यकीन है कि मैंने इस काम के लिए अवश्य सही आदमी को चुना है। इस यकीन पर विश्वास की मोहर आने वाले वक्त में लगाना पठानिया। देवराज चौहान बोला। आने वाले वक्त में क्यों? पहले मेरा काम देखकर अपनी पूरी तसल्ली तो कर लो। पठानिया ने गहरी निगाहों से देवराज चौहान को देखा। ठक्कर बाबा? हाँ, तुम जो भी हो काफी डेंजरस आदमी लगते हो। पठानिया की आंखें धोखा नहीं खा सकती। यह समय फालतू की बातें करने का नहीं है। तुम अपने बारे में कुछ तो बताओ ठक्कर बाबा। आखिर पठानिया, भविष्य में फिर मेरे बारे में मत पूछना, देवराज चौहान ने तीखे स्वर में कहा। पठानिया ने गहरी सांस ली। उस कमरे में काम करने वाले आदमी 3 हैं? देवराज चौहान ने पूछा। पठानिया ने सहमति में सिर हिलाया। एक टोकन लेकर लोगों को कैश देगा या लेगा, दूसरा उस टेबल पर बैठकर हर चीज कंट्रोल करेगा, देखेगा कि सब ठीक चल रहा है या नहीं। गड़बड़ होने पर वही भीतर बैठा सब कुछ संभालने की चेष्टा करेगा। जब कमरा बंद किया जाएगा तो मास्टर स्विच को देखना संभालना सब उसी का काम होगा, देवराज चौहान ने कहा। हाँ, और तीसरा नोटों को रैक में रखने और उठाने का काम करेगा। करेगी। वह लड़की होगी? देवराज चौहान ने पूछा। हाँ, वह लड़की है, अपने काम में बहुत माहिर है। यह लोग अपना काम कब तक संभालेंगे? 4:30 बजे आने ही वाले होंगे। अगर तुम्हें कोई काम न हो तो तब तक मैं कॉफ़ी पी आऊँ? हाँ, पी आओ, तब तक मैं जरा डाबर साहब से बात कर लूँ। देवराज चौहान जाने लगा तो पठानिया ने टोका। तुम्हारे काम की बात तो मैं भूल ही गया था। क्या? पठानिया ने जेब से चाबियां निकालकर उसकी तरफ बढ़ाई। यह तुम्हारी कार की चाबी है, जो कि इस नौकरी के दौरान दी जा रही है। कार बाहर पार्किंग में मौजूद है। पठानिया ने कार का नंबर बताया। शुक्रिया। मुस्कुराकर देवराज चौहान ने चाबियां ली और आगे बढ़ गया। देवराज चौहान को इस बात की तसल्ली थी कि पठानिया उसके काम से संतुष्ट था। देवराज चौहान जब वापस आया तो 5 बज रहे थे। पठानिया कमर पर हाथ बांधे बेचैनी से जुआ घर के हॉल में टहल रहा था। देवराज चौहान को देखते ही ठिठका। देवराज चौहान करीब आया। पठानिया के चेहरे पर क्रोध की हल्की लहरें थी। तुम कहाँ मर? पठानिया ठिठका। अपने पर उसने काबू पाया, फिर संभल कर बोला। तुम कहाँ चले गए थे? मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं तलाश करवाया। पूरा रेस्टोरेंट छान मारा, परंतु तुम नहीं मिले। मैं रेस्टोरेंट में था ही नहीं। नहीं तो कहाँ थे? चाय पीने के बाद रेस्टोरेंट के बाहर पेड़ के नीचे खड़ा था। पेड़ के नीचे? वहाँ क्यों? सोच रहा था इसी इंतजाम के बारे में, खुली हवा में। तुम्हें मुझसे क्या काम पड़ गया था पठानिया? काम? पठानिया उखड़े स्वर में कह उठा। अपनी ड्यूटी संभालो, वक्त हो चुका है। खिलाड़ियों को टोकन देने शुरू हो चुके हैं। वह देखो, टेबल पर आज नोट नहीं टोकन है। देवराज चौहान ने निगाह घुमाई। जुआ घर का आधा हॉल भरा पड़ा था और टेबलों पर कई रंगों के टोकन मौजूद थे। देवराज चौहान की निगाह पुनः पठानिया पर जा टिकी। कमरे का स्टाफ आ गया? उन्होंने तो अपना काम शुरू भी कर दिया है। आओ
उन्हें तुमसे मिलाऊं। पठानिया और देवराज चौहान आगे बढ़े। गैलरी के प्रवेश वाले हिस्से पर भीम सिंह और राजकुमार सतर्क मुद्रा में खड़े थे। ठीक, देवराज चौहान ने दोनों को देखा। ठीक है, दोनों ने कहा। वह गैलरी में प्रवेश कर गए। गैलरी के आधे हिस्से पर सुजान सिंह, हरि सिंह अपनी मुनासिब जगह पर खड़े थे। कैसा लग रहा है? बढ़िया, हरि सिंह हंसा। और तुम्हें? देवराज चौहान ने सुजान सिंह को देखा। अभी तो काम शुरू किया है, धीरे धीरे पता चलेगा कि कैसा लगता है, सुजान सिंह बोला। बताना, जब समय आ जाए तो बताना कैसा लगता है, देवराज चौहान ने हंसकर कहा और पठानिया के साथ आगे बढ़ गया। खिड़की से दो व्यक्ति नोट देकर टोकन ले रहे थे। हरि सिंह ने सुजान सिंह को देखा। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? क्यों, क्या हुआ है मेरी तबीयत को? सुजान सिंह का स्वर उखड़ा हुआ था। ठक्कर बाबा से तुम्हारा बात करने का अंदाज कुछ ठीक नहीं था। इसके दो कारण हैं। क्या? एक तो बंद गैलरी में खड़े होने की घटिया ड्यूटी दे दी है, ऐसे काम मुझे पसंद नहीं। और दूसरा कारण, मुझे नहीं लगता कि यह आदमी इस काबिल है कि हमारा चीफ बन सके। मुझे इसके नीचे काम करना पसंद नहीं आ रहा, सुजान सिंह ने बेहद शांत लहजे में कहा। हरि सिंह ने कुछ नहीं कहा और मुंह फेर लिया। जो ही पठानिया ने दरवाजे के हैंडल पर हाथ रखा, भीतर से टीवी देख रहे व्यक्ति ने डोर का ऑटोमेटिक लॉक हटा दिया। दरवाजा खुलता चला गया। पठानिया और देवराज चौहान भीतर प्रवेश कर गए। भीतर तीन इंसान काम में व्यस्त थे। दो व्यक्ति, एक खूबसूरत युवती। देवराज चौहान ने खिड़की पर बैठे व्यक्ति पर निगाह डाली। उसकी पीठ उसे नजर आ रही थी। कंट्रोल करने वाली बड़ी टेबल पर उसने निगाह डाली। वहां 50 बरस का समझदार और सतर्क सा नजर आने वाला इंसान मौजूद था। लड़की की तरफ निगाह घुमाई। वह 30 बरस के आसपास की और बेइंतहा खूबसूरत थी और इस समय फुर्ती के साथ अपने काम में व्यस्त थी। खिड़की पर बैठे व्यक्ति से नोट लेकर ढंग के साथ रैक्स पर लगा रही थी। उसने स्कर्ट्स और ब्लाउज पहन रखा था। इस कमरे में सिर्फ दो ही चीजें काम की थी, एक रैकों में नजर आ रहे नोट और वह लड़की। पठानिया देवराज चौहान के साथ बड़ी टेबल के करीब पहुंचकर ठिठका। इनसे मिलो ठक्कर बाबा, यह अमरजीत मल्होत्रा है। इस कमरे की सुरक्षा के भीतरी कामों को कंट्रोल करने की जिम्मेदारी इन्हीं की है। अमरजीत मल्होत्रा और देवराज चौहान में हेलो हुई और कंट्रोल करने का बाहरी काम ठक्कर बाबा का है। आप हमें पहले बता चुके हैं मिस्टर पठानिया, अमरजीत मल्होत्रा ने मुस्कुराकर कहा। पठानिया देवराज चौहान के साथ युवती के करीब पहुंचा। युवती ठिठकी और दोनों को देखकर मुस्कुराई। मजा आ रहा है काम में? यस मिस्टर पठानिया, हाथ में आसपास में नोट ही नोट हो तो मजा क्यों नहीं आएगा, युवती ने मुस्कुराकर कहा और पठानिया हंस पड़ा। अभी तो यह बहुत कम है, ज्यों ज्यों रात बढ़ेगी नोट भी बढ़ते जाएंगे, फिर तो और भी मजा आएगा, युवती हंसी। 2 दिन में ही तुम इन नोटों से बोर होने लगोगी, पठानिया बोला। खैर, इनसे मिलो, यह ठक्कर बाबा हैं, इस कमरे की सिक्योरिटी के चीफ, और यह कविता देसाई हैं। हेलो हेलो। उसके बाद कविता देसाई पुनः अपने काम में व्यस्त हो गई। पठानिया देवराज चौहान के साथ खिड़की पर बैठे व्यक्ति के पास पहुंचा, जो कि खिड़की से पैसे लेकर टोकन देने में व्यस्त था। उसने एक बार भी उनकी तरफ न देखा था। इसी तो तुम जानते ही हो ठक्कर बाबा। मैं? देवराज चौहान ने कुर्सी पर बैठे व्यक्ति की पीठ को देखा। मैं नहीं जानता इसे। उस व्यक्ति ने गर्दन घुमाकर देवराज चौहान को देखा, फिर गर्दन सीधी करके अपने काम में व्यस्त हो गया। कविता देसाई उसके लिए नोटों को उठा रही थी। देवराज चौहान के मस्तिष्क को तीव्र झटका लगा। वह दौलत राम था। दौलत राम, जो कुछ घंटे पहले उसके फ्लैट पर आया था और ठुकाई करवाकर वापस गया था, जिसके बारे में देवराज चौहान की जाती राय थी कि वह खतरनाक आदमी है। उसके बाद देवराज चौहान अपनी ड्यूटी देता रहा, कभी जुआ घर के हॉल में तो कभी गैलरी में घूमता रहा। 2 बार वह आर्म्स प्रूफ कमरे में भी गया। उसके हिसाब से सब कुछ ठीक ठाक ढंग से निपट गया था, परंतु सिर्फ एक बात ही उसे खटक रही थी। दौलत राम, जो कि आर्म्स प्रूफ कमरे के भीतर खिड़की पर मौजूद अपनी ड्यूटी दे रहा था। देवराज चौहान की सोचों के मुताबिक जब वह आर्म्स प्रूफ कमरे में लूट करेगा तो दौलत राम ही ऐसा है जो उसके लिए भारी मुसीबत खड़ी करेगा। देवराज चौहान की सोचों का केंद्र दौलत राम ही रहा। अब देवराज चौहान को इंतजार था उस वक्त का जब बागले और डाबर अपनी दौलत और मादक पदार्थों का मोटा पैसा वक्ती तौर पर उस आर्म्स प्रूफ कमरे में रखते हैं। देवराज चौहान अपनी ड्यूटी पूरी गंभीरता के साथ दे रहा था। हरि सिंह यादव, राजकुमार चंद्रा, सुजान सिंह दारूवाला और भीम सिंह भी अपनी ड्यूटी के प्रति पूरी तरह सजग थे। देवराज चौहान इन चारों पर नजर रख रहा था, परंतु किसी ने ऐसी कोई लापरवाही नहीं की थी कि देवराज चौहान उसे टोकता। सब ठीक ठाक चल रहा था। सप्ताह बीत गया।
देवराज चौहान जानता था कि कोई बड़ी बात नहीं कि इसी तरह महीना भी बीत जाए। पठानिया कभी तो सारा दिन वहीं घूमता नजर आता था, तो कभी सारा सारा दिन गायब रहता था। देवराज चौहान सिर्फ मतलब की बात ही पठानिया से करता था। पठानिया को देवराज चौहान के काम से तसल्ली थी। देवराज चौहान को पहले सप्ताह की तनख्वाह भी मिल गई थी। अब देवराज चौहान स्पष्ट जान चुका था कि यहाँ जुआ मोटे पैमाने पर होता है। रात 12-1 बजते बजते कमरे में 60-70 लाख की रकम जमा हो जाना मामूली बात थी। कभी ज्यादा भी हो जाती थी, परंतु कम होने का सवाल पैदा नहीं होता था। और 3 बजे जुआ घर बंद होने तक कमरे में मौजूद सारी रकम खेलने वाले टोकन देकर ले जाते थे। बहरहाल वह दिन देवराज चौहान का 9वां दिन था, जब पंचम खेड़ा नाम की हस्ती ने जुआ घर में कदम रखा था और वहां की शांति मिटाकर रख दी थी। पंचम खेड़ा 45 बरस का स्वस्थ फुर्तीला इंसान, कद मात्र 5 फीट, सिर पर सारे बाल काले, लाल सुर्ख मोटी आंखें, गोल सा चेहरा, छोटी छोटी मूछें, लगभग हर समय बन ठन कर रहने वाला, परंतु सजने संवरने के बाद भी चेहरे पर स्थायी छाई रहने वाली क्रूरता कम न होती थी। उसकी आंखें देखकर हमेशा ही ऐसा महसूस होता था जैसे कोई भेड़िया अपने शिकार की तलाश कर रहा हो। पंचम खेड़ा अजमेर शहर के अंडरवर्ल्ड का तगड़ा मजबूत थंब। पंचम खेड़ा का नाम ही अंडरवर्ल्ड का जैसे दूसरा नाम था। यूं तो अंडरवर्ल्ड के मगरमच्छ और भी बहुत थे, परंतु पंचम खेड़ा अलग ही जगह रहता था, क्योंकि पंचम खेड़ा का हाथ अजमेर अंडरवर्ल्ड में ही नहीं बल्कि दिल्ली और मुंबई अंडरवर्ल्ड में भी मौजूद था। दिल्ली और मुंबई के बड़े दादाओं से उसका सीधा संपर्क था। यह भी एक वजह थी कि जिसके कारण अंडरवर्ल्ड में उसका कुछ ज्यादा ही खौफ था। बीते वक्त के दौर में 2 बार ऐसा भी हुआ था कि पंचम खेड़ा अपने दुश्मनों को नहीं संभाल पाया था और उसने दिल्ली और मुंबई से दादाओं को बुलाया। तब कहीं जाकर मामला निपटा। उसके बुलाए दादाओं ने पंचम खेड़ा के दुश्मनों का सफाया किया। इस कारण पंचम खेड़ा से अंडरवर्ल्ड के दादा कुछ ज्यादा ही डरते थे, क्योंकि उन्हें मालूम हो चुका था कि पंचम खेड़ा के हाथ बहुत लंबे हैं। परंतु ऐसे भी थे जो पंचम खेड़ा की जरा भी परवाह नहीं करते थे। पंचम खेड़ा को लेकर अजमेर में हर तरफ खौफ का माहौल था। इसमें कोई शक नहीं कि अजमेर में पंचम खेड़ा का खौफ बरकरार था। पंचम खेड़ा के धंधे। पंचम खेड़ा का कोई दीन ईमान नहीं था, उसका बस माया से वास्ता था। माल चाहिए, नोट चाहिए, कैसे आते हैं इस बात से उसका कोई वास्ता नहीं था। पंचम खेड़ा चोरी, डकैती, अपहरण, लूट, ब्लैकमेलिंग, मादक पदार्थों का लेन देन, इसके अलावा और भी हर तरह का काम जो कि वह कर लेने में सक्षम था, करता था। उसे बस माया चाहिए। पंचम खेड़ा सबसे ज्यादा एक्सपर्ट था हत्या के लिए। पंचम खेड़ा का अपना ग्रुप था, जिसमें खतरनाक से खतरनाक आदमी मौजूद थे। हर काम वह पलक झपकते ही कर डालते थे और सबसे बड़ी खासियत यह रही कि पंचम खेड़ा आज तक किसी भी काम में असफल नहीं हुआ था, ना तो अपने जाति काम में और ना ही दूसरे के सौंपे गए काम में। सफलता तो जैसे पंचम खेड़ा ऊपर से लिखवाकर धरती पर आया था। अजमेर की हस्ती इसी पंचम खेड़ा ने रात के करीब 10 बजे नाइट रेस्टोरेंट में कदम रखा था। उसके साथ 6 उसके हथियारबंद गार्ड थे और हथियारों के नाम पर हर एक के पास भरी हुई 2-2 रिवॉल्वरें थी। पंचम खेड़ा पहली बार नाइट रेस्टोरेंट में आया था। वहां खेलने वालों के अलावा और भी स्टाफ के अन्य लोगों ने पंचम खेड़ा को पहचाना। हलचल सी मची। पंचम खेड़ा ने दोनों हाथ जेबों में डाले और भरे जुआ घर में निगाह घुमाई। उसके 6 के 6 गार्ड दाएं बाएं इधर उधर फैल गए थे। पंचम खेड़ा आगे बढ़ा और जुआ घर की टेबलों को देखने लगा, जहां कई रंगों के टोकन बिखरे पड़े थे और खेलने वालों के हाथ में ताश के पत्ते थे। तभी पंचम खेड़ा के पास जुआ घर के स्टाफ का एक आदमी पहुंचा। नमस्कार खेड़ा साहब। पंचम खेड़ा ने पलटकर प्रश्न भरी निगाहों से उसे देखा। मैं रेस्टोरेंट के स्टाफ में से हूँ। रेस्टोरेंट के या जुआ घर के? जुआ घर के, वह व्यक्ति फौरन बोला। कहो, मेरे लायक कोई सेवा हो तो बताओ। सेवा? पंचम खेड़ा ने टेबलों पर निगाह डाली, फिर जुआ घर में फैले दादाओं को देखा। यहाँ पर क्या क्या होता है, एक ही बार में बता दो। जुआ और विस्की। बस बस, तुम मुझे कैसे जानते हो? पंचम खेड़ा ने जेबों में से हाथ निकालकर सिगरेट सुलगाई। आपको आपको कौन नहीं जानता? पंचम खेड़ा अजीब से अंदाज में सिर हिलाकर रह गया। मेरे लायक कोई सेवा हो तो बताइए। सेवा? पंचम खेड़ा ने होठ सिकोड़े। टोकन कहाँ से मिलते हैं? वह सामने गैलरी के कोने में कमरा है, वहां से मैं ला देता हूँ। नहीं, मैं खुद ले आऊंगा। कोई खिलाड़ी है यहाँ मेरे साथ खेलने के लिए? आप टोकन लीजिए, किसी न किसी खिलाड़ी का इंतजाम तो हो ही जाएगा। तो जल्दी करो, पंचम खेड़ा ने स्पष्ट स्वर में कहा। मैं टोकन लेकर आता हूँ। कहने के साथ ही पंचम खेड़ा
गैलरी की तरफ बढ़ गया। उसकी आंखें चारों तरफ घूम रही थी। गैलरी के प्रवेश हिस्से पर भीम सिंह और राजकुमार चंद्रा खड़े थे, जो कि पंचम खेड़ा को आते देखकर सावधान हो गए थे। पंचम खेड़ा ने शांत निगाहों से दोनों को देखा और गैलरी में प्रवेश कर गया। उसी समय बाहर निकलते देवराज चौहान से उसका कंधा टकराया। देवराज चौहान ने उड़ती निगाह पंचम खेड़ा पर डाली और गैलरी से बाहर निकल गया, परंतु पंचम खेड़ा कई पलों तक ठिठका रहा, फिर सिर झटककर आगे बढ़ा। आगे सुजान सिंह और हरि सिंह खड़े थे, जो कि पंचम खेड़ा को सामने पाकर सतर्क हो गए थे। पंचम खेड़ा उनके करीब पहुंचकर पल भर के लिए ठिठका। कौन था यह आदमी? पंचम खेड़ा ने उनसे पूछा। कौन? जो अभी अभी बाहर निकला है। हमारा चीफ, ठक्कर बाबा, सुजान सिंह ने कहा। ठक्कर बाबा? पंचम खेड़ा बड़बड़ाया। नया नाम है, कभी सुना नहीं अपने अजमेर में। दोनों में से कोई कुछ नहीं बोला। पंचम खेड़ा सिर झटककर आगे बढ़ गया। पंचम खेड़ा कमरे की छोटी सी खिड़की के करीब जाकर ठिठका। 2 लाख के देना, पंचम खेड़ा ने कहा और 500 के नोटों की 4 गड्डियां निकालकर खिड़की से भीतर सरका दी। भीतर से लिफाफे में डालकर उसे टोकन दिए गए। चेक कर लो। कम है क्या? पंचम खेड़ा ने शांत लहजे में पूछा। हो भी सकते हैं, मेरी शक्ल देख लो, फिर कम नहीं होंगे, पंचम खेड़ा ने कड़वे स्वर में कहा। क्यों, तेरी शक्ल में तिरंगा झंडा लगा है? पंचम खेड़ा के होठ भींच गए। उसने झुककर खिड़की के भीतर देखा। दौलत राम का चेहरा नजर आया। पंचम खेड़ा का चेहरा देखकर दौलत राम चौंका। दौलत राम को देखते ही पंचम खेड़ा के माथे पर बल पड़ गए। दौलत राम, तुम यहाँ? नमस्कार खेड़ा साहब, दौलत राम मुस्कुराकर कह उठा। पहले मैंने पहचाना नहीं था। कमाल है, 10-10 पैसे की चोरी करने वाला तरक्की करके यहाँ तक पहुँच गया। दया है आपकी। हमारी दया नहीं है। हमारी दया होती तो दूसरों के नोट न गिनता, अपना माल ही गिनता। दौलत राम सिर्फ हंसकर रह गया। मिलना मुझे आपसे? हाँ। कब? तेरी ड्यूटी कब खत्म होती है? रात को 3 बजे। ठीक है, ड्यूटी खत्म करके आ जाना। मालूम है कहाँ आना है? इतनी खबर तो रखता ही हूँ, दौलत राम ने मुस्कुराकर कहा। पंचम खेड़ा पलटा और टोकनों वाला लिफाफा थामे वापस चल पड़ा। आधी गैलरी के बीच सुजान सिंह और हरि सिंह यादव मुकर्रर की गई जगह पर खड़े थे। पंचम खेड़ा उनके करीब से गुजरते हुए ठिठका। अगर यहीं खड़े होने का तुम दोनों को शौक है तो खड़े रहो, लेकिन दीवार के साथ चिपक कर, ताकि आने जाने वालों के लिए रास्ता रहे। खामखा किसी को ठोकर लग गई तो अपनी टांगों से हाथ धो बैठोगे। हरि सिंह और सुजान सिंह फौरन दीवार के साथ चिपककर खड़े हो गए। पंचम खेड़ा आगे बढ़ गया। उसकी गैलरी से बाहर निकलते ही हरि सिंह दांत भींचकर बड़बड़ा उठा। हरामजादा। सुनो, आवाज सुनकर देवराज चौहान ठिठका। पलटकर देखा तो स्टाफ का ही आदमी था, वही आदमी जिसने कुछ देर पहले खेड़ा से आकर बात की थी। आज पठानिया साहब तो सुबह से ही नजर नहीं आ रहे, वह बोला। तो देवराज चौहान की प्रश्न भरी निगाह उस पर जा टिकी। पंचम खेड़ा कौन है यह? अजमेर अंडरवर्ल्ड का बहुत बड़ा दादा है, बेहद खतरनाक है। उसकी पहुंच दिल्ली और मुंबई के अंडरवर्ल्ड तक है। पंचम खेड़ा का क्राइम वर्ल्ड में अपना ही नाम है। तो उसने खेलने के लिए खिलाड़ी मांगा है। तुम भी अच्छा खेलते हो। मैं पत्ते खेलूं? हाँ, पंचम खेड़ा के साथ। देवराज चौहान ने नकारात्मक अंदाज में सिर हिलाया। किसी और को तलाश कर लो। और कोई होता तो मैं तुम्हारे पास क्यों आता? वह आहत भाव से बोला। मैं नहीं खेल सकता, इस वक्त ड्यूटी पर हूं मैं। मेरी ड्यूटी पत्ते खेलना नहीं है, लेकिन यह काम तुम्हारी ड्यूटी से भी ज्यादा जरूरी है। क्यों? बता तो चुका हूं, वह पंचम खेड़ा है। उसे नाराज करने का मतलब है भारी झंझट, जो कोई भी पसंद नहीं करेगा। बागले और डाबर साहब में नहीं। जब बात उठेगी तो बागले डाबर यह जानकर नाराज भी होंगे कि मेरे कहने पर भी तुमने पंचम खेड़ा के साथ पत्ते नहीं खेले थे। देवराज चौहान ने उसे घूरा। डाबर बागले पंचम खेड़ा से डरते हैं? वह किसी से भी नहीं डरते। पंचम खेड़ा की उनके सामने हस्ती ही क्या है, लेकिन यह सब 2 नंबर के धंधे हैं। कोई भी बात होगी तो उससे धंधे पर असर अवश्य पड़ेगा, और ऐसा होना ठीक नहीं। देवराज चौहान ने सिगरेट सुलगाई और कश लेकर बोला। खेलने के लिए पैसा कहाँ से आएगा? स्टाफ की तरफ से तुम्हें मिलेगा। अगर तुम जीत गए तो जीत का 10% मिलेगा। ठीक है। कुछ ही पलों में वह लिफाफे में टोकन ले आया। संभल कर खेलना। जवाब में देवराज चौहान सिर्फ मुस्कुराया। पंचम खेड़ा कहाँ है? वह सामने खाली टेबल पर सफेद कमीज पहने जो बैठा है, वह पंचम खेड़ा ही है। पंचम खेड़ा ने निगाहें उठाई तो सामने देवराज चौहान को खड़े पाया। पंचम खेड़ा के होठों पर अजीब सी मुस्कान खिंचती चली गई। उसी मुस्कान के दौरान वह कह उठा।
तो मेरे साथ खेलने के लिए तुम्हें भेजा गया है? हाँ। देवराज चौहान ने टोकन वाला लिफाफा टेबल पर रखा। तुम्हें ऐतराज है मेरे खेलने पर? मुझे भला क्यों ऐतराज होने लगा? देवराज चौहान कुर्सी पर बैठ गया। तुम्हारी बातें करने का ढंग ऐसा है कि जैसे तुम मुझे जानते हो। सिर्फ इतना ही जानता हूँ कि तुम्हारा नाम ठक्कर बाबा है और भीतर वाले कमरे के तुम बड़े ओहदेदार हो। पंचम खेड़ा ने सामान्य स्वर में कहा। कुछ देर पहले ही यह बात पता चली। बहुत जल्दी मेरे बारे में मालूम कर लिया। तुम्हारा नाम कभी नहीं सुना इस शहर में। बाहर से आए हो क्या? हाँ। कहाँ से? यह बात बताना मुझे पसंद नहीं। पंचम खेड़ा ने सिर हिलाया। ठीक कहते हो, पर्दा पड़ा रहे तो बेहतर है। मैंने ठीक कहा ना ठक्कर बाबा? देवराज चौहान ने कोई जवाब नहीं दिया। अजीब सा नाम है तुम्हारा, कोई अच्छा सा नाम रख लेते। क्या? देवराज चौहान ने आंखें सिकोड़कर पंचम खेड़ा को देखा। जाहिर है पंचम खेड़ा मुस्कुरा रहा था। यह तुम्हारा असली नाम तो है नहीं। खैर, क्या फर्क पड़ता है असली नकली में? पठानिया तुम्हें पहले से जानता था? नहीं। तो फिर इतना भरोसे का काम तुम्हें कैसे मिल गया? पंचम खेड़ा ने पूछा। यह बात पठानिया से पूछना। मुझे क्या पड़ी है? वैसे आज पठानिया नजर नहीं आ रहा। वह सुबह से नहीं। लगा होगा किसी जुगाड़ में। चैन से बैठने वाला तो है नहीं वह। साला हर समय किसी न किसी के फट्टे में टांग अड़ाए ही रहता है। मैंने तो सोचा था आज पठानिया के साथ खेल होगा। देवराज चौहान खामोशी से सिगरेट की कश लेता रहा। मुझे जानते हो? हाँ, तुम्हारे बारे में बहुत बताया गया है। क्या? छोड़ो, अपनी तारीफ सुनकर तुम क्या करोगे? पंचम खेड़ा के होठों पर मुस्कान उभरी। तीखे अंदाज में बात करने की आदत है तुम्हारी। ऐसा कभी कभी ठीक नहीं रहता। देवराज चौहान ने सिगरेट ऐश ट्रे में डालते हुए कहा। ताश खेलने का मूड नहीं है तुम्हारा? है। क्यों नहीं? तो बांटो पत्ते। गड्डी की शुरुआत मैं तुम्हें देता हूँ। पंचम खेड़ा मुस्कुरा रहा था। देवराज चौहान ने टेबल पर पड़ी ताश की नई गड्डी उठा ली। पत्ते लगाने आते हैं? पंचम खेड़ा ने पूछा। बहुत अच्छी तरह। मैं भी पत्ते लगा लेता हूँ। पत्ते पटे। गेम शुरू हो गया। खेल के दौरान पंचम खेड़ा की बातें जारी रही। पठानिया को कब से जानते हो? पंचम खेड़ा कह रहा था। खास देर नहीं हुई, फिर भी 15 दिन से शायद। 15 दिन? चाल चलो। देवराज चौहान ने चाल चली। डाबर या बागले से तुम्हारी पहचान है? नहीं, मैंने इन दोनों में से किसी को भी नहीं देखा। बहुत खूब। पंचम ने टोकन ढेर में डाले। पठानिया तुम्हें 15 दिन से जानता है। बागले और डाबर को कभी देखा नहीं और इतनी खास नौकरी हासिल कर ली। कोई तगड़ी सिफारिश लाए थे क्या? यह रही मेरी चाल। मेरी भी। देवराज चौहान ने टोकन डाले। मेरे पास कोई सिफारिश नहीं थी। फिर भी वास्तव में काबिल हो। पंचम खेड़ा हंसा। वह तो मैं हूं ही, तभी तो यह नौकरी हासिल की है। देवराज चौहान ने बेहद शांत स्वर में कहा। नौकरी तो मजेदार है। पंचम खेड़ा खेल में व्यस्त बोला। हर समय पास में नोट ही नोट। मजा तो आना ही होगा। तुम्हारा मन नहीं करता उन नोटों को अपना बनाने का? नहीं। क्यों? क्योंकि मैं दूसरे की दौलत पर नजर नहीं रखता। दुनिया भर की सारी दौलत को मैं अपनी ही समझता हूँ। सारी दौलत मेरी ही है और अपनी दौलत पर नजर नहीं रखी जाती। पंचम खेड़ा ने निगाहें उठाकर गहरी निगाहों से देवराज चौहान को देखा। देवराज चौहान ने खेड़ा की आंखों में झांका। ठक्कर बाबा, बहुत अजीब नाम है तुम्हारा। यह बात तुम दूसरी बार कह रहे हो। मतलब क्या है तुम्हारा? तुम्हारा असली नाम क्या है? कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत फर्क पड़ता है, क्योंकि तुम बहुत ही पहुंचे हुए आदमी लग रहे हो। पंचम खेड़ा ने उसकी आंखों में देखा। तुम्हारा नाम ही तुम्हारी पहचान हो सकती है। तुम सिर्फ अपने काम से मतलब रखो पंचम खेड़ा। क्या मतलब? मेरे मामले में दखल मत दो। मेरे बारे में मत सोचो। नहीं तो? मैं नहीं जानता कि नहीं तो क्या होगा। पंचम खेड़ा के होठ सिकुड़ गए। तुम पंचम खेड़ा को धमकी दे रहे हो? नहीं, मैं पंचम खेड़ा को अपने काम से मतलब रखने के लिए कह रहा हूँ। पंचम खेड़ा के होठ मिचे, आंखों में क्रोध उभरा, परंतु अगले ही पल उसने खुद पर काबू पा लिया। होठों पर मुस्कान बिखरती चली गई। उसने टोकन ढेर में डाले। शो। देवराज चौहान ने पत्ते खोल दिए। पंचम खेड़ा ने भी। जीत पंचम खेड़ा की रही। पत्ते फिर बटे। पुनः चालें चली जाने लगी। उस कमरे में काफी पैसे इकट्ठे हो जाते होंगे, पंचम खेड़ा ने कहा। हाँ, हर रात 50-70 लाख तो हो ही जाता है, कभी इससे ज्यादा भी। खेल में व्यस्त पंचम खेड़ा ने कहा। इतना पैसा तो कोई भी लूट सकता है। हाँ, कोई भी लूट सकता है। देवराज चौहान ने चाल चलते हुए कहा। मैंने तुम्हारी सिक्योरिटी देखी है, कुछ खास नहीं। इस बात की चिंता वह करे
जिसे भीतर मौजूद पैसे को लूटना हो। मैं एक ऐसे आदमी को जानता हूँ जो इस पैसे को लूटने की सोच रहा है। देवराज चौहान ने पंचम खेड़ा की आंखों में झांका। मन ही मन मुस्कुरा पड़ा देवराज चौहान। वह समझ गया कि यह बात पंचम खेड़ा अपने लिए ही कह रहा है। तो तुम क्यों चिंता करते हो? लूट लेने दो उसे। मुझे इस बात की चिंता है कि वह कामयाब नहीं हो पाएगा। तुम्हारा क्या ख्याल है? यह तो उस पर निर्भर करता है कि वह पैसा लूटने की कितनी अक्ल रखता है। अक्ल है उसमें। अक्ल है? देवराज चौहान हंसा। अक्ल है तो फिर तुम्हें बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी चाहिए। इसका मतलब कि अक्ल से काम लिया जाए तो वह कामयाब हो सकता है। अक्ल से काम लिया जाए तो क्या नहीं हो सकता? मैं समझ गया। तुम्हारा जवाब मैं उसे दे दूंगा। पंचम खेड़ा मुस्कुराया। एक बात उसे और भी कह देना। पंचम खेड़ा ने प्रश्न भरी निगाहों से देवराज चौहान को देखा। उसे कहना, जब तक ठक्कर बाबा जिंदा है वह कामयाब नहीं हो सकेगा। हो सकता है मौत ही उसे मिले। इसलिए जो भी कदम उठाए सोच समझ कर उठाए। देवराज चौहान और पंचम खेड़ा कई पलों तक एक दूसरे की आंखों में देखते रहे। मामला निपटाया नहीं जा सकता? पंचम खेड़ा कह उठा। नहीं। क्यों? मुझे सौदेबाजी पसंद नहीं है। मैं एक मुश्त ही काम करता हूँ। एक मुश्त? हाँ। लूट का सारा माल मेरा, हिस्सेदार कोई नहीं। देवराज चौहान ने सख्त स्वर में कहा। चाल चलो पंचम खेड़ा। मेरा ख्याल है हम दोनों के हाथ में पत्ते बढ़िया ही हैं। तो यह थी अब तक की कहानी। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।